आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने केमिकल के बारे में बात करने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड या HNO3। हाँ। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप अपनी स्कूल की केमिस्ट्री क्लास याद करने लगें, हाँ। मैं बता दूं कि हमारा जो स्रोत है वो कोई केमिकल टेक्स्ट बुक नहीं है। हम इसे होम्योपैथी की एक पुरानी मटीरिया मेडिका के नजरिए से देख रहे हैं। और ये समझना जरूरी है कि मटीरिया मेडिका है क्या। ये मतलब एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी पदार्थ को उसके केमिकल फॉर्मूले से नहीं बल्कि इंसानों पर होने वाले उसके सूक्ष्म प्रभावों के आधार पर परिभाषित करता है। एक तरह से कहें तो किसी पदार्थ का व्यक्तित्व प्रोफाइल। बिल्कुल सही कहा, व्यक्तित्व प्रोफाइल। तो आज हमारा मिशन है इसी प्रोफाइल को समझना। जी। ये दस्तावेज नाइट्रिक एसिड के जरिए किस तरह के इंसान की तस्वीर बनाता है, उसके शारीरिक लक्षण, उसकी भावनाएं, उसके अजीबोगरीब दर्द। हाँ, हम इन सब की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस अनोखे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मुझे पढ़ते ही चौंका गई वो ये है कि इस सोर्स के हिसाब से नाइट्रिक एसिड हर किसी के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही खास तरह के इंसान पर असर करता है। यहाँ लिखा है पतले मजबूत रेशे वाले, सांवले रंग, काले बाल और आंखों वाले लोग। हाँ, ये काफी विशिष्ट है। बहुत ज्यादा। ये किसी के बालों के रंग तक को ध्यान में रख रहा है। हाँ, और ये इस नजरिए का एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी सिद्धांत है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप कहते हैं। अच्छा। ये मानता है कि कुछ पदार्थ कुछ खास तरह की शारीरिक बनावट वाले लोगों के लिए ज्यादा अनुकूल होते हैं। तो यहाँ बात सिर्फ बीमारी की नहीं है, बल्कि बीमार व्यक्ति की पूरी बनावट की है। और ये सिर्फ दिखने तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे लिखा है नर्वस स्वभाव वाले लोग, और ये भी कि जिन्हें आसानी से जुकाम लग जाता है। हाँ, या जिन्हें कब्ज के बजाय दस्त की शिकायत रहती है। यहाँ तक कि बुजुर्गों का भी जिक्र है जिनमें बहुत कमजोरी और दस्त की समस्या हो। तो ये एक पूरी तस्वीर बना रहा है। बिल्कुल। और अब इसमें एक और परत जोड़ते हैं, भावनात्मक परत, जो शायद सबसे गहरा हिस्सा है। स्रोत कहता है कि ये उन लोगों पर ज्यादा असर करता है जो किसी गहरे सदमे से गुजरे हों। जैसे लंबे समय तक नींद की कमी, किसी बीमार की दिन रात देखभाल करने से हुई जो मानसिक और शारीरिक थकावट होती है। हाँ। या फिर किसी अपने को खोने का दुख। ये तो बहुत ही एक गहरी और अंधेरी मानसिक स्थिति है। जी। ये सिर्फ चिड़चिड़ापन नहीं है, ये एक तरह का जख्म है जो भर नहीं रहा। और इस जख्म का नतीजा क्या होता है? स्रोत के शब्द बहुत तीखे हैं। चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, और तो और नफरत और बदला लेने की भावना। बावरे। सोर्स में एक बड़ी कमाल की लाइन लिखी है, क्या? माफी से भी शांत न होने वाला। अरे सोचे, कितनी गहरी नाराजगी और नफरत होगी उस इंसान के मन में। बिल्कुल। और इसके साथ ही अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता, पुरानी कड़वी यादों में खोए रहना। और वो हैजा का डर। हाँ, हैजा का एक अजीब सा डर। और दिलचस्प बात यह है कि ये डर आर्सेनिकम नाम की एक और रेमेडी में भी प्रमुखता से मिलता है। अच्छा। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कैसे अलग अलग पदार्थों के बीच समानताओं और अंतरों को देखता है। तो अब तक हमारे पास एक तस्वीर बन रही है, एक दुबला पतला सांवले रंग का इंसान। हाँ। जो शारीरिक रूप से संवेदनशील है और भावनात्मक रूप से एक गहरे दुख या सदमे में है, जो उसे नफरती और चिड़चिड़ा बना रहा है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि ये इंसान दुनिया को महसूस कैसे करता है, उसके दर्द कैसे होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि दर्द का वर्णन इस प्रोफाइल का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोई आम दर्द नहीं है। स्रोत का सबसे मुख्य शब्द है छूबने वाला, जैसे कोई फांस चुभ रही हो। फांस, जैसे लकड़ी की फांस। हाँ, बिल्कुल। जैसे लकड़ी की एक छोटी सी फांस त्वचा में घुस जाती है और हर बार छूने पर तेजी से चुभती है। समझ गई। ठीक वैसा ही एहसास। तो क्या ये फांस जैसी चुभन सिर्फ शारीरिक है या ये उस मानसिक चुभन का भी प्रतीक है, वो जो नफरत वाली भावना है जो मन में एक फांस की तरह अटकी हुई है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस विचारधारा में अक्सर शारीरिक और मानसिक लक्षणों को एक दूसरे का प्रतिबिंब माना जाता है। अच्छा। ये फांस जैसी चुभन की अनुभूति सिर्फ एक जगह नहीं होती। ये अल्सर में, बवासीर में, गले में, यहाँ तक कि पैर के नाखून में भी महसूस हो सकती है। ये एक सिग्नेचर सेंसेशन है। बिल्कुल। और ये दर्द अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं, मौसम बदलने पर या सिर्फ छूने पर से बढ़ जाते हैं। दर्द के अलावा एक और अजीब एहसास का जिक्र है। हाँ, वो पट्टी वाला एहसास। हाँ, सिर के चारों ओर या हड्डियों के चारों ओर एक पट्टी बंधी होने का एहसास।
ये कितना कितना सटीक वर्णन है। स्रोत सिर्फ सिरदर्द कहकर नहीं छोड़ देता। और यही सटीकता इस पूरी विचारधारा को मतलब पारंपरिक चिकित्सा से अलग करती है। कैसे? एक पारंपरिक डॉक्टर शायद इसे सिर्फ टेंशन हेडेक कहकर खारिज कर दे, लेकिन यहाँ इस विशिष्ट एहसास को ही बीमारी की कुंजी माना जा रहा है। ये लक्षणों को सामान्य बनाने के बजाय उन्हें उनकी पूरी विशिष्टता के साथ दर्ज करता है। बिल्कुल। ये बंधे होने का एहसास एक बहुत ही अजीब हैस है, और ऐसे ही कई और अजीब लक्षण हैं जो इस दस्तावेज को सच में यादगार बनाते हैं। हाँ, यहीं से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होने लगती हैं। जैसे कि सुनने की क्षमता से जुड़ा एक लक्षण, वो तो बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा लगता है। हाँ, वो शायद सबसे प्लेग लक्षणों में से एक है। स्रोत कहता है कि व्यक्ति को सुनने में तकलीफ होती है, लेकिन गाड़ी या ट्रेन में सफर करते समय ये तकलीफ कम हो जाती है और उसे बेहतर सुनाई देने लगता है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब गाड़ी के शोर और कंपन से किसी की सुनने की शक्ति बेहतर कैसे हो सकती है? स्रोत कारण नहीं बताता, वो सिर्फ इस अवलोकन को दर्ज करता है। अरे वाह! और यही सिस्टम की खासियत है। ये क्यों से ज्यादा क्या पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसे और भी दिलचस्प बनाने के लिए स्रोत इसकी तुलना ग्रेफाइट्स नाम के एक और पदार्थ से करता है, जिसमें भी ठीक यही लक्षण पाया जाता है। कमाल है। और इस पहेली में एक और टुकड़ा है जो इसे और भी उलझा देता है। वो कौन सा? एक तरफ तो गाड़ी की गति से सुनने में आराम मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत कहता है कि व्यक्ति पक्की सड़कों पर गाड़ी के खड़खड़ाने की आवाज के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। ये तो एक विरोधाभास है ना? बिल्कुल। और ये हमें उस मुख्य थीम पर वापस ले जाता है जिसके बारे में हमने बात की थी, अति संवेदनशीलता। ये एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जिसका सेंसरी सिस्टम यानी इंद्रियों का तंत्र पूरी तरह से संतुलन से बाहर है। मतलब एक तरह का शोर उसे शांत करता है और दूसरी तरह का शोर उसे परेशान कर देता है। बिल्कुल। वाह! और भी ऐसे ही अजीब सुराग है, जैसे सिर पर टोपी के दबाव से भी सिरदर्द होना। हाँ, ये भी उसी अति संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है। फिर नाक से जुड़ा एक लक्षण है, हर सुबह नाक से हरे रंग का पदार्थ निकलना। और पाचन तंत्र से जुड़े लक्षण भी उतने ही विशिष्ट हैं। दस्त में बहुत जोर लगाना पड़ता है, हाँ, लेकिन मल बहुत कम निकलता है। हाँ। और हमेशा ये एहसास बना रहता है कि कुछ अंदर ही रह गया है। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति होगी। और उसके बाद जो होता है वो और भी तकलीफदेह है। क्या? स्रोत कहता है कि मल त्याग के बाद घंटों तक तेज, काटने वाला, फांस जैसा चुभने वाला दर्द होता है। घंटों तक? घंटों तक। और दिलचस्प बात यह है कि यह दर्द नरम मल के बाद भी हो सकता है, जो आमतौर पर नहीं होता। अजीब है। हाँ, और फिर पेशाब का वर्णन देखिए, कितना बारीक है। कम मात्रा में गहरे भूरे रंग का, बहुत तेज गंध वाला। स्रोत ने इसकी तुलना किससे की है? घोड़े के मूत्र से। ओ? हाँ, ये एक बहुत ही ग्राफिक वर्णन है। और एक और छोटा सा विवरण, पेशाब निकलते समय ठंडा महसूस होता है। ये छोटी छोटी बातें ही इस पूरी तस्वीर को जीवंत बनाती हैं। बिल्कुल। तो हमने देख लिया कि ये व्यक्ति दिखता कैसा है, महसूस कैसा करता है, और उसकी आदतें कितनी अजीब हैं। अब बात करते हैं उन शारीरिक संकेतों के जो बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे कि घाव या अल्सर। हाँ, स्रोत अल्सर पर बहुत ध्यान देता है। वो कहता है कि ये ऐसे अल्सर होते हैं जिनसे छूने पर आसानी से खून बहने लगता है। अच्छा। इनके किनारे सीधे नहीं होते, बल्कि टेढ़े मेढ़े या जिगजैग होते हैं, और उनमें वही सिग्नेचर दर्द होता है, फांस जैसी चुभन। बिल्कुल। और यहाँ पारा मतलब मर्क्यूरी और सिफिलिस के बाद होने वाले अल्सर का खास तौर पर जिक्र है। इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ है क्या? बिल्कुल है। जिस दौर में ये दस्तावेज लिखे गए, उस समय इन बीमारियों के इलाज के लिए पारे का बहुत इस्तेमाल होता था, जिसके अपने बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स होते थे। हाँ, तो ये जिक्र हमें उस समय की चिकित्सा पद्धतियों की भी एक झलक देता है। और शरीर से होने वाले दूसरे स्राव मतलब डिस्चार्ज के बारे में भी लिखा है। हाँ, लिखा है, पतले, दुर्गंध वाले और जिनका रंग भूरा या गंदा पीला हरा होता है। और ब्लीडिंग, रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग की प्रवृत्ति का भी जिक्र है, चाहे वो आंतों से हो, गर्भपात के बाद हो या बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हो। और एक और छोटा लेकिन अनोखा लक्षण, वो चटकने की आवाज वाला। हाँ, चबाते समय कानों में या हिलने डुलने पर जोड़ों में चटकने की आवाज। ये उन चीजों में से जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर दें। सही बात है, लेकिन इस सिस्टम में हर छोटे से छोटे विवरण को महत्व दिया जाता है। अंत में मस्सों का भी वर्णन है। कैसे मस्से? बड़े, दांतेदार, जिन्हें धोने पर आसानी से खून बहने लगता है। यह सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि यह पदार्थ शरीर के उन हिस्सों पर ज्यादा असर करता है जहां
शरीर का अंदरूनी हिस्सा बाहरी दुनिया से मिलता है। आपने बिल्कुल सही समझा। स्रोत आखिर में यही कहता है अच्छा। कि नाइट्रिक एसिड विशेष रूप से श्लेष्मा झिल्ली के जोड़ों को, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जंक्शंस को प्रभावित करता है, जैसे होंठ, नाक के कोने, मलाशय, योनि। तो ये उन सीमाओं पर काम करता है जो हमारे अंदरूनी और बाहरी दुनिया को अलग करती हैं। जी, जो फिर से उस भावनात्मक स्थिति से जुड़ता है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील है। वाह! अब जब हमने इस नाइट्रिक एसिड व्यक्ति की पूरी तस्वीर बना ली है, तो यह समझना भी जरूरी है कि ये पदार्थ इस सिस्टम में मौजूद दूसरे पदार्थों के साथ कैसे संबंध रखता है। हाँ, इसे रेमेडी रिलेशनशिप्स कहते हैं। क्या कहता है स्रोत? वो बताता है कि आर्सेनिकम और कैलेडियम, जो इसी सिस्टम की अन्य रेमेडीज हैं, वे इसके पूरक हैं। मतलब इसके काम को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। और कोई चेतावनी भी है? हाँ, एक चेतावनी भी है। लैकेसिस के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये उसके लिए हानिकारक है। ये शतरंज के खेल की तरह है जहां हर मोहरे का दूसरे मोहरे से एक खास रिश्ता होता है। और पारे मतलब मर्क्यूरी से इसकी तुलना भी की गई है। हाँ, कहा गया है कि दोनों के लक्षणों में अंतर करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक दिलचस्प गाइडलाइन दी गई है। क्या? नाइट्रिक एसिड काले बालों वाले लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जबकि पारा गोरे बालों वाले लोगों के लिए। हम फिर से वहीं लौट आए जहां से हमने शुरू किया था, व्यक्ति की शारीरिक बनावट। बिल्कुल। और इस तस्वीर का आखिरी हिस्सा है मोडालिटीज, यानी कौन सी चीजें लक्षणों को बेहतर या बदतर बनाती हैं। जी, और ये एक बहुत लंबी सूची है कि क्या क्या चीजें परेशानी को बढ़ाती हैं। शाम और रात में, आधी रात के बाद, छूने पर, तापमान या मौसम में बदलाव होने पर, और पसीना आने के दौरान, और जागने पर। ये तो बहुत कुछ है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के लिए लगभग हर चीज तकलीफदेह है। हाँ, लेकिन सुधार किस चीज से होता है? पूरी सूची में सिर्फ एक ही चीज का जिक्र है, और वो वही है जिसने हमें सबसे ज्यादा हैरान किया था। हाँ, सिर्फ एक ही सुधारक बताया गया है, गाड़ी में सफर करते समय बेहतर महसूस होना। पूरी सूची में बिगड़ने के इतने सारे कारण हैं, लेकिन सुधार का सिर्फ एक, और वो भी इतना अनोखा और विरोधाभासी। ये इस प्रोफाइल को एक बहुत ही नाटकीय अंत देता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल से हमने नाइट्रिक एसिड की एक बहुत ही अलग और गहरी तस्वीर देखी है। ये सिर्फ एक केमिकल नहीं है, बल्कि इस स्रोत के अनुसार ये एक पूरे व्यक्तित्व का प्रतीक है। जी, एक दुबला पतला सांवले बालों वाला इंसान जो भावनात्मक रूप से जख्मी है, जिसके मन में माफ न कर पाने वाली नफरत है, जिसका दर्द फांस की तरह चुभता है, और जो दुनिया के शोर के प्रति अजीब तरह से प्रतिक्रिया करता है, इतना कि गाड़ी का शोर उसे सुकून देता है। सही कहा। ये सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है। नहीं, ये बालों के रंग को नफरत की भावना से और फांस जैसी चुभन को गाड़ी में सफर करने के एहसास से जोड़ने की एक कोशिश है। ये एक इंसान के पूरे अस्तित्व को एक ही धागे में पिरोने का प्रयास है, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? जब कोई विचारधारा हमारी शारीरिक बनावट, हमारी गहरी भावनात्मक स्थितियों और हमारे आसपास की दुनिया के प्रति हमारी सबसे अजीब प्रतिक्रियाओं के बीच इतना गहरा संबंध देखती है, तो ये हमें इंसान होने के बारे में क्या सिखाती है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है।